Hello all, welcome back to my channel. In today's class, our main focus will be Mauryan Empire and its administration. In our last class, we studied about Magad, which was the biggest of all Janpadas and the most powerful. So, the last king of the Magad, which was the Dhanananda, he was killed by the Mauryan Empire, Chandragupta Maurya, and उसी के साथ जो है पूरी की पूरी जो मॉडर्न डायनेस्टी है वो उसका एरा जो है वो स्टार्ट होता है एंड विल बी फोकसिंग ऑन दैट ओनली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक मॉडर्न एम्पायर. सो मगध के इतना ग्लोरियस अपीयर होने के बाद मौर्यन एम्पायर जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया पे जो है वो रूल कर रहा है. ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया एक्सेप्ट कलिंग, नॉर्थ ईस्ट एंड सम साउदर्न पार्ट. दैट टू कलिंग जो है वो बाद में अशोका जो है वो एनेक्स कर लेता है. सो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसका जो भी बैकग्राउंड होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, वो पढ़ते हैं. सिंस अभी तो हम वैसे ही अपना सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो है वो किसके नाम पे है? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे है. तो हु एग्जैक्टली वॉज चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य. Now it is believed by some people that he was a Shudra. He belonged to a Shudra class and अपनी जो उनकी मदर थी उनके नाम से he got this name. But this theory is not accepted much from his mother's name. Another theory is that the region where he was living was very rich with peacocks. So more say Maurya, but that is also not much accepted. Now the most accepted theory of all regarding Chandragupta Maurya is that कि चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू अ रूलिंग क्लास, बट ही वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली. कोई बहुत बड़ा किंगशिप जो है वो नहीं था उनके पास, कोई बहुत बड़ा किंगडम नहीं था. सो प्रेजेंट डे जो गोरखपुर है वहाँ के एरिया में दे वर रूलर्स, लेकिन वो बहुत छोटे रूलर्स थे. तो चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग टू द पिपली निवाहना रीजन ऑफ प्रेजेंट डे गोरखपुर. उस रीजन से थे ये. विद द हेल्प ऑफ Chanakya groomed Chandragupta Maurya and then he defeated Dhanananda, the last ruler of the Nanda dynasty, who was famous for his inhumane policies and being rude towards his subjects. And finally Chandragupta Maurya जो है he establishes his own empire, Mauryan Empire. So the most accepted theory is he was from a ruling kingdom and region called as Pipli Nivahana. Okay, so Pipli Nivahana, which is in present day Gorakhpur, which is in Uttar Pradesh obviously. Okay, so this was about the introduction. अब चलते हैं हम पूरे के पूरे मॉडर्न एम्पायर की तरफ. सो हेयर आई हैव दिस मैप. दिस वॉज द रीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर. किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में. हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कलिंग है इट्स नॉट येट अ पार्ट. सो ये जो छोटा सा पार्ट है, ये जो सप्त ऋषिज थे वो जो है सप्तरथ जो है वो इस एरियाज को एडमिनिस्टर कर रहे थे. तो अभी तक ये एरिया भी कुछ छोटा सा एरिया जो है दे रूल फॉर 100 ऑफ ईयर्स. तो अभी तक ये रूल भी जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं आया था. एंड दिस एरिया वॉज रूल्ड बाय ग्रीक पीपल. सो यहाँ पे भी ग्रीक्स थे. ठीक है. सो ये सारा जो एरिया है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था. तो काफ़ी बड़ा एरिया है बेसिकली ये. और कैपिटल जो है इनकी मेन कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्रा ही रही है. ओके, सो विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन. सो कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्रा, विच इज इन प्रेजेंट डे पटना. कॉमन लैंग्वेजेस विच वर स्पोकन इन द मौर्यन एम्पायर वर संस्कृत, मगधी एंड प्राकृत. प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल and Magadi
maybe in the region of Magad and the region near to it. Religion, which was the religion followed by the people in the Mauryan Empire? That was Hinduism, Jainism, Buddhism, Ajivikism, Greek polytheism, and Zoroastrianism. Okay, so government, what type of government was there in the Mauryan Empire? So Mauryan Empire followed absolute monarchy. Where do we get this knowledge from? This knowledge is obtained from Kautilya's or Chanakya. He's known as Chanakya as well as Kautilya. Kautilya's Arthashastra, and another book which Kautilya wrote was Rajmandala. So these two books together, they give the account of the administration of the Mauryan Empire. Moreover, जो और नॉलेज जो है वो हमें मिलती है, वो किससे मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से. बट अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिका इज लॉस्ट, सो उससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है. बट स्टिल मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, सो ही रोट दिस बुक इंडिका. लेकिन उसका जो सिग्निफिकेंट पार्ट था, वी कुड नॉट रिट्राइव इट, इसलिए हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो चुकी है. बट कौटिल्याज अर्थशास्त्र एंड राजमंडला, वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट. So these are all the kings of the Mauryan Empire which we will be discussing shortly. So as we already studied that Chandragupta Maurya, he rose to throne with the help of Chanakya or Kautilya. Later, Chandragupta Maurya, he converted to Jainism under whom? Under Bahe-Bahu, and then he died of Salyakhana. Salyakhana is a practice in Jainism where one deprives themselves of food. तो Chandragupta Maurya जो है, he comes to power, he annexes many of the areas, ठीक है. तो वो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो डिफीट करके अपना जो किंगडम है उसको एस्टैब्लिश करते हैं पूरा, ठीक है. ही ऑल्सो डिफीटेड सेलिकस. ओके, सो सेलिकस वॉज अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर टू रूल द वेस्ट ऑफ इंडस, दिस पार्ट. So he was ruling this part, this area. So he was defeated by Chandragupta Maurya, and later on Chandragupta Maurya, he married the daughter of Seleucus. तो उसके वहाँ पे भी उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स जो है हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था. दिस वाज अ पॉलिसी यूज्ड बाय द किंग्स. ही यूज्ड दिस पॉलिसी. So he married the daughter of Seleucus and further he annexed many other areas. तो बहुत जो है एक कह सकते हैं हम prosperous empire he built. And later on at the near about end of his reign, we can say, he converted to Jainism. And who was the person? Who was the person who helped him to convert to Jainism? He was Bahe-Bahu. Converted to Jainism with the help of Bahe-Bahu. And then again, this is very important for you to remember. Chandragupta Maurya died by the practice of Salyakhana, where one deprives themselves of food, and it is very common practice in Jainism. अब इसका अगर हम लीगैलिटी देखेंगे तो वी कांट से, सिंस वी डू हैव अ फंडामेंटल राइट टू लिव बट नॉट राइट टू डेथ. तो राइट टू डेथ जो है वो हमारे पास नहीं है. तो इट्स काइंड ऑफ यू कैन से कि एक तरीके का सुसाइड ही है, जहाँ पे जो एल्डरली लोग हैं, स्पेशली एल्डरली पीपल, तो अपनी जान जो है अपनी डेथ के प्रोसेस को एस्केलेट करने के लिए व्हाट दे डू इज़ वो खाना पीना जो है सब छोड़ देते हैं सो दैट वो जल्दी से मर पाएँ. सो इट्स काइंड ऑफ वी कैन से कि सुसाइड ही है. तो वी कांट से कि इसकी लीगैलिटी कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि सुसाइड अगेन इज़ नॉट लीगल, बट इट्स अ प्रैक्टिस इन जैनिज्म. सो कल्चरल प्रैक्टिस है, वी कांट से मच अबाउट दैट.
सो फॉर प्रैक्टिसिंग टू सलेखाना ही वेंट टू कर्नाटका। तो ये कहाँ पे जा रहे हैं? कर्नाटका में चले जाते हैं। कर्नाटका में एग्जैक्टली श्रवणबेलगोला अभी भी जो है ये इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, रिलीजियस प्लेस भी है, जहाँ पे जो लोग हैं अभी भी जाते हैं। इट्स अराउंड 30 आवर ट्रैक, काइंड ऑफ ट्रैक है, जहाँ पे देर आर नियर अबाउट 300 स्टेप्स। सो ही वेंट टू श्रवणबेलगोला to practice Salekhana, went to Shravanbelgola, which again is in Karnataka, to practice what? Salekhana. Now this is all about Chandragupta Maurya. So next after Chandragupta Maurya, who comes to power, who comes to throne is his son, who is Bindusara. So Bindusara. He rules from 292 to 272 BC. Now there is a story behind how he got his name. So it is said ki when Chandragupta Maurya's wife, she was pregnant with Bindusara. सो एट दैट टाइम लोगों की बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती थी एक दूसरे से। सो जितना भी खाना सब किंग के लिए या किंग की फैमिली के लिए आता था, इट वॉज थॉरली इंस्पेक्टेड, बट दैट डे शी वॉज हंग्री एंड शी एट इट विदाउट गेट बीइंग इंस्पेक्टेड। नाउ उस खाने में क्या था? जहर मिला हुआ था। सो चंद्रगुप्त मौर्य somehow he came to know about it that the food she ate was poisonous, and since he himself was a surgeon, ठीक है, वो खुद उस वक्त एक सर्जन फिजिशियन थे, as it is said, so he got to know about it, and उनको इस बात का एहसास हो गया कि अभी के अभी जो सर्जरी करनी है वो ज़रूरी होगी। so she had to undergo an operation, and then बिंदुसारा he came to life, but it is said कि उस वक्त क्या हुआ कि जो वो पॉइजन था उसका एक ड्रॉप जो है वो बिंदुसारा पे पड़ गया। so that's how he got his name. In the process his mother died, so Bindu is point we can say, or a drop, and Sara is poison. This is just a story behind, we do not know how much authentic it is or not. So this is what we know कि बिंदुसारा को जो नाम है वो किस तरीके से मिला है, ठीक है। So बिंदुसारा he adopted आजीविका in his later age. We studied here कि यहाँ पे आजीविकिज्म जो है वो भी एक रिलीजन प्रैक्टिस जो है वो किया जाता था। बिंदुसारा ही अडॉप्टेड आजीविका। Here Bindusara he did not had to do much, since he got a lot of territory inherited from his father. उनने already बहुत सारा एरिया जो है annex कर लिया था। All he had to do was rule peacefully. He inherited large Mauryan territory. He inherited large Mauryan territory. Now there is not much to talk about Bindusara. The main focus of this entire empire is of Ashoka the Great, जिनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर बिंदुसारा। So it is said that about 33 inscriptions of Ashoka are found, ठीक है। So near about 33 inscriptions of Ashoka have been found, among which there are some major edicts and minor edicts. कुछ जो है major rock edicts हैं, minor rock edicts हैं, कुछ major pillar edicts हैं और minor pillar edicts भी हैं, ठीक है। So the major total number of major rock edicts is 14 major rock edicts. थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। So here I have this map.
So these squares are for the major rock edicts of Ashoka. Here we see कि जो भी मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग 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 पार्ट में है. बहुत सारी जगह पे क्या है कि जो मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये पास पास में एक ही रीजन में बनाए गए हैं. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द मेजर रॉक एडिक्ट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तगजिला के पास में दो जो हैं रॉक एडिक्ट्स हैं. ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, मानसहरा एंड शाह बजगही. ओके, सो दीज आर टू ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स. देन वन इज इन द कालसी. Then again, where do we see our major rock edicts? In Sannati, in Girnar, Gujarat, in Sopara, in Tosali, in Jaugada, in Yeragodi, and where else? This we did it. So these are some of the मेजर रॉक एडिक्ट्स. लाइकवाइज जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो भी इस मैप में जो है उनकी लोकेशन के साथ दिया हुआ है. सो आई जूम इट फॉर यू. आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से रॉक एडिक्ट्स जो है कहाँ पे हैं. सिंस इट्स समवट डिफ़िकल्ट कि आप सारे के सारे रॉक एडिक्ट्स की लोकेशन उनकी नाम के साथ याद रखो, तो इट्स ओके अगर आप कुछ मेजर एडिक्ट्स जो हैं उनको भी अगर रिमेंबर कर पाते हैं तो दैट वुड बी गुड. सो अशोका. Ashoka the Great, or as he was known in most of his inscriptions, Devanam Priyadasi. Devanam Priyadasi. Now, Devanam is beloved of gods, and Priyadasi must be a name given by the people that he was very dear to the people as well. So Devanam Priyadasi, this is the name used in most of the Ashokan inscriptions. जो भी pillars पे, जो rock edicts पे जो भी नाम मिला है, mostly जो है वो देवानम प्रियादासी जो है वही हमें मिला है. So Ashoka ruled from 272 to 232 BC. This was the period of his reign. Now when he came to power, अभी तक जो है काफ़ी बड़ी टेरिटरी जो है वो मौर्यन एम्पायर के अंडर थी. बट जो कलिंग और साउदर्न एम्पायर थे वो अभी भी जो है मौर्यन एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते थे. स्टिल दे यूज टू पे ट्रिब्यूट्स टू द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कि वी डू फॉलो यू, हम आपकी अथॉरिटी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. सो फॉर दैट दे यूज टू गिव सेवरल टैक्सेस, गिफ्ट्स टाइमली जो है वो उनको देते थे. बट दिस वॉज नॉट इनफ फॉर अशोका. सो अशोका वॉन्टेड टू फर्दर इंक्रीज हिज कंट्रोल. तो उसके लिए देन ही फॉट द बैटल ऑफ कलिंग, एंड आफ्टर ही फॉट द बैटल ऑफ कलिंग इट इज़ सेड दैट ही रियलाइज दैट इट वॉज नॉट वर्थ इट. जो इतनी सारी जानों का जो लॉस हो गया है ये सब देखकर जो अशोका को जो है अच्छा नहीं लगा. एंड ही देन वॉन्टेड टू स्प्रेड पीस एंड अपहोल्ड ऑल ऑफ हिज वॉर्स. ओके, so Ashoka is one king who is said that who left the war after winning it. तो अशोका जो है वो एक बहुत बड़ा जो वॉर है उन्होंने ज़रूर फाइट किया आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग. बैटल ऑफ कलिंग, he started to follow the policy of Dhamma. Also, Kaling and Southern Empire, they used to pay tributes. They used to pay tributes to the
मॉडर्न एम्पायर, बट अशोका वांटेड मोर। तो अब जो है कलिंग भी जो है वो मॉडर्न एम्पायर का एक पार्ट बन चुका है। ओके, so it is also said that Ashoka killed about 99 of his brothers to come to this throne. तो अशोका was considered to be a great warrior, ठीक है। Now Ashoka changed his policy from physical conquest to cultural conquest, okay, and he also became a great patron of Buddhism. Changed his policy from physical conquest to cultural conquest. Now he decided that कि अब कोई भी जो है मार लड़ाई झगड़ा जो है अब सब खत्म हो जाएगा. Now whatever the area is to be annexed or the heart of the people, they will be conquested with cultural conquest, ठीक है, with various rules and regulation, with peace and violence, with love. Okay, so he also became a great patronage of Buddhism. He also became a great patronage of Buddhism, and he sent various visionaries to different corners of the world. So अब हम चलते हैं पूरी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमें कौटिल्य से, जिसके बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जिसके बारे में हमें पता चलता है. So let's just move on to that. Also I would like to mention that the later kings of the modern administration, they were not competent enough. तो आहिस्ता आहिस्ता जो है मॉडर्न एम्पायर जो है वो श्रिंक होता गया. So we'll discuss about the kings at the last of this session. अभी हम जो मेजर पोर्शन है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें भी हैं आपके लिए. So let's just move on to that. Modern administration. Modern administration. Now we all know that in the ancient times kings को रूल करने के लिए वो क्या यूज़ करते थे, कोई जो रिलीजन का नाम यूज़ करते थे. So it was said कि कोई भी जो किंग है उसको ये बात प्रूव करनी पड़ती थी कि वो एक डिवाइन अथॉरिटी है, समथिंग सेंट बाय द गॉड, ताकि वो अपना जो रूल है उसको असर्टेन कर पाए. बट यहाँ पे जो है केस थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट था. सो अशोका अडॉप्टेड पैटर्नल डेस्पोटिज्म. Paternal despotism. Now where do we get to know about this? ये एक रॉक इंस्क्रिप्शन में हमें लिखा हुआ मिला है, where the Ashoka mentions that all men are my children. All men are my all men are my children. So Ashoka adopts the policy of paternal despotism, that is वो एक फादरली जो बॉन्ड है वो रखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ. ओके, जो डिटेल्स है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? मेनली अर्थशास्त्र से मिलती हैं, विच वॉज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य. सो अर्थशास्त्र नॉट ओनली मेंशंस अबाउट द स्टेट बट इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट. सो जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी जो है कम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स. इंफॉर्मेशन इज produced from Arthashastra,
which mentions about 7 organs of the state. Now, what were these 7 organs? The first among them was the king himself. So, king was the ultimate authority and he was also assisted by council of ministers. ठीक है, तो king जो है he was the ultimate authority और इनके साथ जो है council of ministers, जो इनके ministers की जो council है वो भी इनके साथ थी. Now the king, ultimate authority with council of ministers. Also he appointed special reporters to himself. So अपनी जो है information पाने के लिए he had these special reporters, पति देवक्स and पुलिसानी, which were well developed agency जो directly आके king को report करते थे ताकि जो information है वो एकदम correct मिले. So he appointed special reporters. उन रिपोर्टर्स को क्या बोलते थे? पति देवक्स एंड पुलिसानी. सो इनका काम क्या होता था? टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द किंग. ये किसी और के थ्रू जो है रिपोर्ट्स किंग को नहीं पहुंचाते थे, बट ये वो रिपोर्टर्स थे जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आके किंग को देते थे. ठीक है, डायरेक्टली report to the king. Also कुछ और जो है वो भी साथ में रिपोर्टर्स थे जो किंग ने रखे थे, which were called संस्था एंड सांचन. ठीक है, तो ये कुछ और लोग अपॉइंटेड थे. ये किसके लिए? फॉर इंफॉर्मेशन, कोई भी जो है इंफॉर्मेशन आसपास के किंगडम्स की, किसी थ्रेट की, किसी अच्छी खबर की, बुरी खबर की. सो दे वर केप्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. दे वर संस्था एंड सांचन. तो हम कह सकते हैं कि जो संस्था थे, ये जो सिपॉइज होते थे, ये एक पर्टिकुलर जगह पर रहते थे. देवर स्टेशनरी सिपॉइज, इस जगह पर रहते थे. तो वहाँ पे जो भी आसपास में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस सब की इंफॉर्मेशन इनका काम होता था किंग तक पहुँचाना. एंड द सांचन, दे वर द वॉन्डरिंग सिपॉइज. इनका काम क्या होता था? यहाँ से वहाँ घूमना और घूम के जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. सो वॉन्डरिंग सिपॉइज and stationary sepoys. Now this was the first organ. जो next organ है वो क्या है? अमात्य. So king was the first organ of the state, king himself, which was the ultimate authority. He has the council of ministers, special reporters which reported to the king themselves, and there were several other reporters who gave the reports indirectly to the king, who were called as Sanstha and Sanchan. Okay, so the next organ of the state we can say is Amatya. So what exactly is Amatya? Amatya included all high officials. So Amatya was the group of high officials. All high officials. Such as heads of various departments, the highest functionaries and all. Heads of various departments. It is said that during the reign of during the reign of Bindusara, Ashoka himself was the commander of Tagzila. तो जब Bindusara was ruling, तब Ashoka जो है he was the commander of Tagzila. Tagzila is in the northernmost part of the Indian subcontinent. Okay, so the ministers like मंत्री. अमात्य में कौन कौन लोग आते थे? सो हाई ऑफिशियल्स एंड हाई ऑफिशियल्स सच एज मंत्री,
then again Purohit, then Yuvraj, commanders in chief. So these are all part of the अमात्य. जो हाई ऑफिशियल्स थे उसमें जो है मेनली ये सारे ऑफिशियल्स आते थे. कुछ और भी ऑफिशियल्स थे जैसे निकायास जो ऑर्डिनरी अफेयर्स को देखते थे. निकायास, these were the officers who looked about the ordinary affairs. उसके साथ ही अगर हम देखेंगे then there were तीरथ्स. Tiraths were important functionaries who would do the important function of the palace and the kingdom. Tiraths, important functionaries. Then comes chief of revenue, Samharata. Okay, so Samharata, he was the chief of revenue, and also Sannidhata was the custodian of state treasury. He was the custodian of state treasury. ये सब जो है ये याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली कि ये जो किंग है ये जो ऑफिशियल है इसका क्या फंक्शन था, समथिंग लाइक दैट. सो निकायास लुक्ड आफ्टर द ऑर्डिनरी अफेयर्स, तीरथ्स लुक्ड आफ्टर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द किंगडम. Then again Samharata was the chief of the revenue and Sannidhata were the custodian of the state treasury. So this was about Amatya, which was the second organ of the state. Now comes the third organ, which is Janpada or Janpad. Janpad. So apart from Patliputra was the capital of Mauryan Empire or the Mauryan administration. The empire comprised of the 5 provinces. The empire comprised of the 5 provinces. Now, which were these 5 provinces? This is apart from the capital Patliputra. So first of them is Tagzila, which was called as Uttarpatha. So Uttarpatha or Tagzila. Then is Dakshin Patha or Swarna Nagri or Karnataka area of Swarna Nagri and present day Karnataka. This is known as Dakshin Path. Dakshina Patha. That is in the direction of दक्षिण. जो दक्षिण डायरेक्शन में था वो दक्षिण पथा प्रोविंस आ गया और जो उत्तर डायरेक्शन में था दैट इज उत्तर पथा. सो सुवर्ण नगरी प्रेजेंट डे कर्नाटका. आई शो यू ऑल दीज लोकेशंस इन द मैप. ये एकदम खत्म करते ही एंड देन कम्स द पुरुपथ विच वॉज द एरिया ऑफ तोसाली. Purupath, that is Tosali, and then there was Avantirath, Ujjain. Ujjain was again important capital and important province of the Mauryan Empire. कई जो किंग्स हैं लेटर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने बोथ उज्जैन एंड पाटलिपुत्रा से जो है रूल किया है. देन द लास्ट इज द कलिंग और धौली ओडिशा. एक बार ये सब जो है हम मैप में देख लेते हैं. सो सी दिस इज द उत्तर पथा तगजिला जो हमने देखा. देन स्वर्ण नगरी, here it comes the dakshin patha. then हमने देखा पूर्व पथा तोसाली
एंड देन हमने देखा अवंती रथ विच इज़ उज्जैन, एंड सून आफ्टर हमने देखा कलिंग, धौली विच इज़ द दिस रीजन, धौली जो है यहाँ पे था एग्जैक्टली, सो दिस इज कलिंग। सो ये जो है 5 प्रोविंस थे, 1 2 3 4 5 हो गए, एक्सेप्ट इसके ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल पाटलिपुत्रा। नाउ these were the 5 province. In the province there were various districts, and districts were further divided into villages which were headed by sthanikas. Now who were sthanikas? Sthanikas was the person who was responsible for collecting taxes, and the sthanika was assisted by whom? By gopas. Now what was the work of the gopas? The gopas would maintain accounts of the tax, किससे कितना टैक्स कलेक्ट हो गया है, किसने दिया है, किसने नहीं दिया है। ओके, सो provinces were divided into districts। तो प्रोविंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अगेन विलेजेस में डिवाइड हुई हैं। एंड ये जो विलेजेस हैं दीज आर हेडेड बाय स्थानिकास। स्थानिकास, नाउ हु वर स्थानिकास? इन लोगों का क्या काम था? जो टैक्स कलेक्ट करते थे। एंड स्थानिकास वर असिस्टेड बाय गोपास। इन लोगों का काम क्या होता था? कलेक्ट टैक्स। और गोपास क्या करते थे? मेंटेन अकाउंट्स। सो क्लियर? 5 प्रोविंस थे, और इन 5 प्रोविंस में काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स थी। जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो विलेजेस में डिवाइड होती थी। जो विलेजेस थी उनको हेड करता था स्थानिका, जिसका मेन काम होता था टैक्सेस कलेक्ट करना, और स्थानिका को असिस्ट करने के लिए देयर वाज अनदर ऑफिशियल गोपा, एंड गोपा वुड मेंटेन अकाउंट्स इन द सेंस कि कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्ट हो चुका है, कहाँ कहाँ का बचा है, किसने कितना दिया है, एंड ऑल सच थिंग्स। देन गणिका। नाउ एवरी विलेज हैज इट्स ओन हेड एज वेल। नाउ द स्थानिकास वाज हेडेड इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली हेडिंग। ओके, सो लेकिन एक विलेज हेडमैन जो है, जो आज जैसे आज के टाइम पे सरपंच होता है, सो एट दैट टाइम गणिका वाज प्रेजेंट। Ganika was the village headman. He also played a major role. ठीक है। Also there was a well developed municipal administration in the Janpada of the Mauryan administration. जो municipal administration थी पाटलिपुत्रा की। Let's talk about पाटलिपुत्रा। सो पाटलिपुत्रा की जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, इट वाज वेरी वेल डेवलप्ड, एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय 6 मेजर कमिटीज। तो यहाँ पे 6 मेजर कमिटीज जो थी इनकी थी। एंड 6 मेजर कमिटीज में कौन कौन सी आ गई? एक कमेटी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का लुक आफ्टर करती थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देन स्पेशल केयर ऑफ फॉरेनर्स के लिए एक कमेटी थी, स्पेशल केयर ऑफ फॉरेनर्स के लिए एक कमेटी थी। देन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग कमेटी थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पाटलिपुत्रा में। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। देन अगेन ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टैक्सेशन के लिए भी एक अलग से कमेटी थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी पाटलिपुत्रा की, इट वाज वेल डेवलप्ड, एक
बहुत जो है डेवलप्ड सिस्टम जो है उनकी चेन जो है वो चल रही थी, जहाँ पे अलग अलग कमिटीज़ जो है अलग अलग एरियाज़ को लुक आफ्टर जो है कर रहे थे. सो दिस वाज अबाउट द थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच वाज जनपदा. First was the king himself, and then is the second amatya, which were the group of main जो है ministers. Third was the janpada. Now fourth is the durg. Number fourth, durg, or we can say fortified capital. विच इंक्लूडेड द वेल गार्डेड कैपिटल पाटलिपुत्रा. तो ये तो इसमें आती ही थी. तो पाटलिपुत्रा की जो वेल गार्डेड पाटलिपुत्रा जो है वो एक वेल गार्डेड कैपिटल थी, फोर्टिफाइड कैपिटल थी, दुर्ग, जिसको जो है सेफ रखने का काम जो है वो किसका था? आर्मी का था. और जो पाटलिपुत्रा की हम कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर की जो आर्मी थी वो जो है बहुत तरीके की आर्मी थी. ठीक है. So fortified capital including Patliputra. Army comprised of many such as army comprised of many branches such as Board of Navy. तो नेवी के लिए एक अलग से बोर्ड था. देन इन्फैंट्री के लिए अलग से बोर्ड था. देन कैवलरी के लिए अलग से बोर्ड था. वॉर चैरियट्स के लिए जो एक अलग से बोर्ड था. वॉर एलिफेंट्स के लिए अलग से बोर्ड था. एंड ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ आर्म्स के लिए अलग से बोर्ड था. नाउ नेवी तो आ गया, हमें पता है कि रिलेटेड टू सी या वाटर. तो जो वाटर आर्मी थी दैट इंक्लूडेड बोर्ड ऑफ नेवी. नाउ इन्फैंट्री जिनके पास सारे के सारे जो है वेपन्स को मैनेज करने का काम रहता था. देन कैवलरीज जो हॉर्स ट्रूप्स को मैनेज करते थे या मेंटेन करते थे. देन वॉर चैरियट्स की कमेटी जो थी वो चैरियट्स को जो है मैनेज करते थे. एंड वॉर एलिफेंट्स जो है मगध एम्पायर में हमने देखा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट थे. सेम जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी एलिफेंट्स का जो है बहुत बड़ा रोल था. देन देयर वाज सेपरेट कमेटी जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट एंड आर्म्स की सुपरविजन को देखती थी. This goes the same for all of them. This is about the fourth organ of the state. Now comes the fifth organ of the state, कोष और ट्रेजरी. ये ऑर्गन किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जब आपकी ट्रेजरी डिक्लाइन हो रही है तो समझ लो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक हो जाएगी, ख़त्म होने को आएगी. सो द टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट वॉज वेरी वेल डेवलप्ड. जो पेजेंट्स हैं दे वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस और इन सम केसेस इवन 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस. सो टैक्सेशन वो होती थी इन द फॉर्म ऑफ 1/6 ऑफ प्रोड्यूस या इन सम केसेस 1/4 भी ऑफ पेजेंट्स थे. कुछ और तरीके के जो टैक्सेस थे वो भी कलेक्ट होते थे. अराउंड 4 टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कलेक्ट होते थे. टैक्सेस सच एज पिंडकारा, हिरान्य, और एक और था वो क्या है कि जब ट्रेजरी जो है वो डिक्लाइन हो जाती थी तो उस टाइम पे उस टैक्स को जो है वो कलेक्ट किया जाता था विच इज कॉल्ड एज प्रेनाया. So these are different types of taxes which were collected in the modern administration. So the tax official जो tax
जो है ऑफिशियल्स थे जो कलेक्ट करते थे लार्जर स्केल पे, उनको हम क्या कहते थे, अग्रोनमसी। टैक्स ऑफिशियल्स वर कॉल्ड अग्रोनमसी। नो टैक्सेस जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी उन पे जो टैक्सेस लिवाई किए जाते थे वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स था टैक्सेशन का, रेवेन्यू कलेक्शन का। तो किन किन एक्टिविटीज़ पे, सच एज माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, सो एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जो है इन सब से जो है टैक्सेस जो है वो कलेक्ट किए जाते थे, सच एज माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड। ये तो हमने देखा फार्मिंग पे तो टैक्स जो है वो कलेक्ट डायरेक्ट होता था, बट इन पे जो है वो अलग से टैक्स जो है इनसे भी कलेक्ट होता था। ओके, सो पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन्स जो हैं दे वर इशूड ऑन लार्ज बेसिस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, और वी कैन से इन जनरल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। सो पंच मार्क जो है वो किसका होता होगा, यूजुअली ऑफ द किंग का, जिससे पता चलेगा कि ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जो है कॉइन्स हैं। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ ऑर्गन विच इज द दंड। दंड से यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर। दंड, व्हाट इज दंड? दंड रिलेट्स टू द जस्टिस एंड जुडिशरी। तो दंड किसको कहते हैं? सजा को कहते हैं। सो जस्टिस एंड जुडिशरी was a separate organ of the modern state. So Arthashastra mentions two types of code which are the Dharmasthaya and Kantaksodhana. Okay, so the Dharmasthaya dealt with civil matters and the Kantaksodhana dealt with the criminal matters. Judges जो हैं they were known as the Dharmasathas and the officers जो उसके चार्ज में होते थे they were called as the Pradesthani. Okay, so justice and judiciary जो organ था, अर्थशास्त्र mentions about two types of code. दो तरीके के जो हैं कोड थे जो अर्थशास्त्र ने मेंशन किए हैं, that is धर्मस्थाया and Kantaksodhana. Now the Dharmasthaya, it was related with the civil matters. जो भी civil matters होते हैं वो किस कोड के अंदर आते थे? वो आते थे धर्मस्थाया के अंदर। एंड जो क्रिमिनल मैटर्स होते थे वो आ जाते थे कंतकशोधना के अंदर। नाउ जजेस जो हैं, जजेस वर नोन एज धर्मास्थास। एंड वो ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स इन चार्ज होते थे जैसे पुलिस ऑफिसर्स, दे वर कॉल्ड एज प्रदेस्थनी। These were the officers in charge. So this was about the sixth organ of the state जो है दंड. Now the last organ of the state is मित्र और allies. ये एक तरीके से क्या थी, जो इंटरस्टेट पॉलिसीज थी उस पर बेस्ड था। जैसे आज के टाइम पे वी हैव फॉरेन मिनिस्ट्री, तो ये जो है ऑर्गन जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रेजेंट डे जो फॉरेन मिनिस्ट्री अगर हम कह सकते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्र टॉक्स अबाउट इंटरस्टेट पॉलिसीज जो हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस जो हैं उन पे बेस्ड जो पॉलिसीज जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की थी, उसके बारे में अर्थशास्त्र ने हमें बताया है।
and it is known that there were about 6 major policies interstate, and these were known as Shadgunya. Now the first policy was that of Sandhi. Sandhi वॉज विद दो स्टेट्स जिनके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप जो है वो रखनी होती थी, और ये जो फ्रेंडशिप है वो कैसे स्टेट्स के साथ रखनी, जो पावरफुल स्टेट्स थी. सो जो भी पावरफुल स्टेट्स थी उनके साथ रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप रखना था. फ्रेंडशिप विथ पावरफुल स्टेट्स, सो दैट कोई भी जो थ्रेट है उसको ये उनकी तरफ से क्या कर सके, रोक सके. देन द सेकेंड वॉज विग्राहा, द पॉलिसी ऑफ विग्राहा. विग्राहा जो है, जो वीकर स्टेट्स होती थी, इनको लगता था कि ये वीक स्टेट है और इनको एनेक्स किया जा सकता है. सो इनके साथ कैसा जो है रिलेशन रखा जाता था, विग्रह का, हॉस्टिलिटी विद वीकर स्टेट्स. Then third comes the asana. So asana was the policy of neutrality. अगर इनको लगता था कि कोई स्टेट जो है वो उसको जो है ट्रिगर करना जो है वो भी अच्छा नहीं है और उससे दोस्ती भी नहीं रखनी है, तो उसके साथ ये पॉलिसी रखते थे आसना की, न्यूट्रलिटी की. विच हम अगर प्रेजेंट डे में देखें अगर मेरे हिसाब से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जब तक मेंटेन रहती है तो तब तक न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी है आसना की वो बनी रहती है. तो जब तक हमें लगता है कि दूसरे लोगों के पास भी जो है पावर अभी उतनी ही है, अगर हम लोग उनके साथ छेड़ करेंगे तो उतना ही नुकसान हमारा भी होगा, देन जो है ये पॉलिसी उस टाइम पे वहाँ पे इम्प्लाई होती होगी. देन नेक्स्ट कम्स द पॉलिसी ऑफ yana. yana इज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, कि इन स्टेट्स को सीधे सीधे एनेक्स करना है. यहाँ पे हमने विग्रह पढ़ा, तो यहाँ पे इनको हमेशा डर में रखना था, हॉस्टाइल रहते हैं यहाँ पे कि किसी भी वक्त जो है हम आप पे वॉर जो है वो हो सकता है किसी भी वक्त. तो यहाँ पे इनको डरा धमका के रखना है उन स्टेट्स को जो वीकर स्टेट्स हैं. और yana वो स्टेट्स के साथ वो पॉलिसी थी जिसमें ये सीधा एनेक्सेशन पे उतरती थी. सो yana वॉज एनेक्सेशन, किसी भी एरिया को सीधे सीधे एनेक्स कर देना. देन इज द शामशर्य विच इज टू टेक शेल्टर. कुछ स्टेट्स के साथ जो है इनका ऐसा रिलेशन भी रहता था कि इन केस अगर कभी कोई वॉर जो है उसमें डिफीट हो जाए तो ये स्टेट्स जो हैं वो उनको क्या देंगी उस टाइम पे, शेल्टर देंगी. एंड देन द लास्ट among all these is Dwadi Bhava. Dwad means two and Bhav is emotion. तो इनके साथ जो है डबल पॉलिसी चलती थी, पॉलिसी ऑफ द्वदी भावा. नाउ वी ऑलरेडी टॉक्ड कि जो लेटर मौर्यन एम्पायर थे अशोका के बाद जो है वो उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे. एंड जो लास्ट मौर्यन एम्पायर था who was Brihadrata, he was killed by his own Brahmin minister, we can say, Pushyamitra Shunga. And जो है बृहद्रथा को किल करने के बाद he builds his own dynasty, the Shunga dynasty. So the last Mauryan emperor was the Brihadrata, who was killed by his own minister, Pushyamitra Shunga. Pushyamitra Shunga
was a Brahmin by origin. He kills Brihadratha and then he establishes his own empire or own dynasty, which was the Shunga dynasty. Now briefly हम बात कर लेते हैं. So चंद्रगुप्त हमने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य. सो देन बिंदुसारा जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो सन है बिंदुसारा, ही केम टू द थ्रोन. बिंदुसारा के बाद थर्ड मॉडर्न एम्पायर जो है वो है अशोका. देन अशोका के बाद जो है दशरथा आते हैं. सो दशरथा के टाइम क्या होता है, जो प्रोविंसेस हैं सौराष्ट्र के, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मैसूर जो है, ये जो है वापस से छीन लिए जाते हैं. तो यहाँ पे दशरथा जब आते हैं तो मौर्यन एम्पायर जो है वो वीक होने लगता है. ठीक है, यहीं से मौर्यन एम्पायर जो है वीक होने लगता है. सो दशरथा इज बेसिकली द ग्रैंड सन ऑफ अशोका. सो अशोका का जो बेटा है वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा है. अशोका का जो ग्रैंड सन है ही इज रूलिंग दशरथा. सो दशरथा के बाद जो है थ्रोन पे संप्राति जो है वो थ्रोन पे आते हैं. सो अभी तक जो एम्परर थे दे वर काइंड इन नेचर, इनफेमस नहीं थे बिल्कुल भी. सो सांप्रति वॉज समवट पावरफुल, लेकिन अभी तक काफ़ी नुकसान हो गया था. सो इट इज सेड दैट सांप्रति वॉज समवट सक्सेसफुल. जो सारे के सारे एरियाज जो हैं दशरथा के टाइम, जैसे कि जो किंगडम ऑफ सौराष्ट्र, देन महाराष्ट्र, आंध्र एंड मैसूर, महाराष्ट्र, आंध्र, मैसूर. सो ये सारे के सारे एरियाज जो है सांप्रतिक टाइम जो है वो वापस से एनेक्स हो चुके हैं. लेकिन इसकी वजह से क्या है, अगेन ट्रेजरी जो है वो वीक हो चुकी होगी. एंड देन अगेन जो शालिशुका थे, ही वॉज द सन ऑफ संप्राति. ही वॉज वेरी इनफेमस. वो जो है काफ़ी क्रूअल थे, रूड थे टू हिज सब्जेक्ट्स. तो ही वॉज not famous for his policies. Then comes the Devavarman जो उनके सन थे. Then again Devavarman was also not a very good king. Then the Shatadhanvan and finally the Brihadratha, जिनको लास्ट में जो है उनके अपने मिनिस्टर जो है वो किल कर देते हैं. And then he establishes the Shunga dynasty. So this was all about the